सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सरदार खिज़र महमूद साहब जर्मनी से हमारे साथ होंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इसी पे बातचीत करेंगे। कभी फजल रहमान का बयान आता है, कभी किसी का आता है। इन बयानात का कोई फ़ायदा भी हो रहा है? जी सर, बताइए ज़रा हमारे देखने वालों को। फजल रहमान साहब बड़े गर्म थे और वो सारा मलबा आपको भी पता है किस पे डाल रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं इस वक़्त? देखिए, असल में फजलुर रहमान साहब बहुत अरसे से जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे उकती ऐवानों में, या जो हमारा मुल्क चलाने वाले हैं उनके यहाँ। और उनका ये ख्याल था कि मौलाना सामी उल्लाह के मरने के बाद जो है अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात मैं करूँगा और मैं जो है वो गुड बुक पर आऊँगा। लेकिन वो शायद मौका उनको दोबारा मिला नहीं है। फिर ये है कि उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा भी किया था, लेकिन तालिबान शायद उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। वरना आपको याद होगा जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत जोरों पे थी और GHQ के हमले भी हुए, उसके बाद APS का मामला हुआ, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी का खुल के मजम्मत नहीं की थी, बल्कि उनसे जब कहा जाता था वो कहते थे कि देखिए, मैं चूंकि आने वाले वक्त में एक किरदार अदा करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो नाराज है। और वो अपनी जगहों पे अपनी मजालस में उनको बच्चे भी कहते थे। और आपको अगर याद हो तो जब पीस पार्टी का दौर था, जब ये तालिबान बनाए गए हैं, तो आपको याद होगा कि नसीरुल्लाह बाबर और मौलाना फजल रहमान ये दोनों जिल्सों में क्रेडिट लेते थे। कि वो फजल रहमान से पूछा जाता था कि जी आपने तो ऐलान किया था कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, बाद में आप साथ बैठे रहे, तो वो कहते थे कि ठीक है, वो तो बात मैंने कही थी, पर मेरा जो मैंने तालिबान वाला काम किया वो तो देखो। और ये दोनों क्रेडिट लेते रहे। अब वो क्रेडिट जो है वो जब गले पड़ा हुआ है, फजल रहमान साहब समझ आ रहे थे कि इनको बनाने के भी बाद पैसे, मतलब मुझे वो उससे पहले देखे ना, ये बहुत कमजोर सी जमात थी। मौलाना फजल रहमान को इतने बड़े मारूफ सियासतदान नहीं थे, ठीक। लेकिन उसके बाद फिर वो जो दौर आता गया, फिर वो कभी कश्मीर की बेटी, कभी किसी की बेटी, कभी किसी की बेटी का हिसाब बढ़ते गए। और फिर वो सिंध में भी मर्ज किया उन्होंने उन्होंने PK में भी उनकी तादाद बढ़ी है, बलोचिस्तान में बढ़ी है, यानी पंजाब के अंदर भी वो जब बनी थी, वो क्या नाम है, इनका इताद बड़ा था MMA। तो आपको याद होगा उस टाइम भी वो यहाँ से उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। तो अब फजल रहमान साहब का इशू ये है कि चूंकि वो इस दरख्त की इसकी आबियारी करते रहे, उनका ख्याल था कि मैं इसका फल उतरेगा, फल भी बेचूंगा, पत्ते भी बिकेंगे, सारी चीजें बिकेंगी। वो फल अब उनके गले पड़ चुका है। जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसको याद होगा आपको कि फजल रहमान साहब को वहां से सबसे थ्रेट थी, अब भी है। अब भी कहने वाले कहते हैं कि फजल रहमान साहब जो है वो परेशान है, और 3-4 दफा तो हमले हुए उन पे, जैसे भी जिसने भी किए। तो वो अब बौखलाहट का शिकार हैं। और आपको याद होगा कि उनके वजीरिस्तान में पिछले दिन उनके एक आलिम दीन थे, उनको मारा गया। उसके बाद बलूचिस्तान में उनके जो बड़े प्रदेश आबिद, क्या नाम था उनका, वो मारे गए। तो फजल रहमान साहब बौखलाहट का शिकार है। और बाकी अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की बात देखें तो परसों 40 घंटों के अंदर 67 हमले हुए। ये दुनिया में किसी मुल्क के अंदर अगर रेशो उठा के देख लें आप, तो ये शायद एक दिन की सबसे बड़ी रेशो है 40 घंटों की। और ना सिर्फ ये हमले हुए, कहीं होता है कि क्रैकर फेंक दिया जाता है, कोई 2 फायर होते हैं, हवाई फायरिंग होती है। ऐसा नहीं, उसमें फौजी भी मारे गए, उसमें पुलिस वाले मारे गए, उसमें इंस्टॉलेशन पे हमले भी हुए। तो ये सारे मामला हैं। आज आप उसके बाद आज देख रहे हैं आपके जब आपको याद होगा APS में हुआ था, वो जैसे भी मामला हुआ था, लेकिन उस वक्त को पूरी सारी कौम इकट्ठी थी, कौम के अंदर खौफ थी, परेशानी थी, और कौम फौज के पीछे खड़ी हो गई थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बदकिस्मती से कौम के अंदर तफरीक मौजूद है। और आप उसकी अगर सबसे बड़ी मिसाल देखें तो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है इस टाइम, जिनका अपना क्लेम ये है कि इलेक्शन हमने जीता हुआ, बाकी तो बस वालों के पास तो 17 सीट्स है। ये उनका क्लेम है, मुझे नहीं मालूम कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन बहरहाल जो भी है क्लेम उनका है। लेकिन वो अपोजिशन जमात कम अज कम है, ये तो बात मानने वाली है। तो वो जो है वो उसमें आज APC है या जो भी सलामती काउंसिल की मीटिंग है उसमें वो नहीं जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से मजहबी तबका देख ले कि ये जो नासर हैं, जो राजा नासर, ये चूंकि फिकर जाफिया के एक ग्रुप को उसको जो है लीड करते हैं। दूसरी साइड से देख लें जो इनकी पार्टी का है फजल करीम का लड़का, वो भी। तो इसलिए देख लें कि मजहबी ग्रुप दोनों जो हैं, जो बड़े ग्रुप हैं, अगर वो कहा जाए तो वो बाहर है। फिर पंजाब के अंदर जो हालात हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह की चीजें की जा रही हैं, और उसका आपने देखा कि
क्योंकि दोनों मुल्क एक तरह के, सोच भी एक तरह की, लोग भी एक तरह के। मैं कहा करता हूँ कि दरमियान सिर्फ एक जमीन का तनाजा है, बाकी दोनों सोच वगैरह। इंडिया के अंदर मैं शुरू हो गए और वहां पे औरंगजेब की वो एक लंबी कहानी है कि औरंगजेब का मामला उनके साथ क्या था। उसकी कब्र पे हमले कर रहे हैं और वहां मार्शल गाड़ियों को आग लगी हुई है। लेकिन ये है कि इंडिया के अंदर कम से एक अच्छी बात ये है कि इंडिया का जब भी कोई जुल्म होता है, इंडिया की सिविल सोसाइटी बोलती है, उसके जर्नलिस्ट बोलते हैं, उसके रिटायर्ड जो है वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी बोलती है, उसके एक्ट्रेस बोलते हैं, उसके एक्टर बोलते हैं, उनके जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, उनके मीडिया पर्सन बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक सब बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पे सिर्फ वो जिस तरह उनको वो होता है तोता कहानी, जो उनको कहीं से एक बात कही जाती है वो उसी को रटना शुरू हो जाते हैं। अभी जो पंजाब के अंदर हो रहा है, जिस सतह पे ये सारा चल रहा है, देखिए आपने देखा कोई जर्नलिस्ट बोलने वाला, वो तंजीमें, इंसानी हकूक की तंजीमें जिनके साथ मैं मेरा तल्लक रहा है, मैं उठना बैठा था, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों खामोश बैठी हुई हैं। किसी जगह पे कोई मजामत नहीं है, किसी जगह पे कोई बयानिया नहीं है, किसी जगह पे कोई, किसी जगह पे कोई उनका नहीं है। लेकिन बाद चलें देखें आप होता क्या है। क्योंकि जब इस तरह के मामला हो तो फिर बहुत सारी चीजें जब इतनी गर्द उठ रही हो तो बहुत सारी चीजें वाजिया नहीं होती हैं। लेकिन इस सारे का जब एक चीज जो है ना वो सबको मालूम है कि जब बदअमनी हो, जब हर तरफ लव लॉन्ग चेहरे हों और उसके बाद बारूद की या खून की खुशबू हो या बदबू हो, जो भी कह लें, तो उससे कम अज कम तामीर नहीं उठती है, उससे तकरीब उठती है। और वो तकरीब एक ऐसा माशरा ये कि जिस माशरे के अंदर गरबत है, बूथ भूख है, अफलास है, आपके दुनिया से तुर्काई से आपके लोगों को वापस भेजा जा रहा है, तो अमेरिका से वापस आ रहे हैं, यूरोप और करीब शायद ऑपरेशन करेगा, बहुत सारे लोग सियासी पनाह पे हैं, आपको मालूम है सियासी पनाह वाले कौन से लोग हैं। उसके बाद आप शनीद ये है कि दुबई ने पिछले 4 महीने में 50 पाकिस्तानी को, इसलिए सबसे बड़ी जो है वो मंडी जो थी वो दुबई सऊदी अरब थी, वहां से भेजे जा रहे हैं। 3,000 लोग 2 महीने के अंदर सिर्फ पाकिस्तान से जो बाहर जाते हैं रोके हैं, और 8 से 10,000 लोग जो है खाली दुबई से वापस गए हैं। और उसके बाद तुर्काई से आए, मलेशिया से, अजरबैजान से आए, ओमान से आए, ईरान से आए, इराक से आए। तो कौन को गठा किया जा रहा है, एक साइड पे इधर से गठा किया जा रहा है, दूसरे साइड से अफगानियों को जो है वो दुनिया जान से निकाल के बहुत सा इकट्ठा किया जा रहा है। इस कौम का अंजाम क्या होगा, हालात क्या होंगे, उस पर शायद बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होगा वो हर बंदे के ज़हन में खदशात भी हैं और बहुत सारे लोगों को दीवार पर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। सर फजल रहमान अकेले की जान खतरे में है, मुझे तो इतला मिली है तमाम वज़रा जो हैं उनको बताया गया कि अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लो। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो बड़े ताकतवर हैं उनको भी खतरा पड़ा हुआ है। ये बताइए अंदरूनी हालात तो हमारे ख़राब हैं, कोई बैरूनी ताकत भी कोई ऐसा काम डाल सकती है जिस तरह ज़ियाउल हक प्रोग्राम हुआ था, जिस तरह ज़ियाउल हक को दूसरी दुनिया में भेजा गया? देखें, जब आप हर बर्तन में जहर भरेंगे तो फिर वो जहर बच्चे पिएंगे। क्या हमने अफगानिस्तान में मुदाखलत नहीं की है? आज अफगानी जो है 40 साल जो हमने जंग लड़ी उनकी, लेकिन अफगानी कहते हैं तुमने जंग अपने मुफाद की लड़ी, हमारी जंग तो नहीं लड़ी है। उसके बाद वो कहते हैं हमारी तबाही के जिम्मेदार तुम हो। और ये बात अगर लंबी बात हो जाएगी, ये 60 से लेके मुतबरे आर्मी इस्लामी और उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान के अंदर जो सेकुलर हुकूमत है उनको खत्म करना, इस्लामी सबमिट करना, बंगाल को अलग करना, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। ये जब ये गांठें जो लगाई जा रही थी वो गांठें किसी तरह खुलनी तो है। दूसरी बात यह है कि आप इंडिया आज कहते हैं इंडिया मुदाखलत कर रहा है, बिल्कुल कर रहा होगा, लेकिन इंडिया भी बहुत सारा ऐसा कहता रहा, मुझसे मेरे से मुदाखलत होती रही है। ईरान इल्जाम लगाता रहा, आपको पता है एक दौर था नवासी का जब ईरान ने अपनी बॉर्डर पर फौज लगा दी थी। और ये बहुत दूर रह जाए, अभी एक साल पहले की बात है कि पाकिस्तान ने मिसाइल मारा था और वहां से उसने भी वापस मिसाइल मार दिया था, याद है होगा आपको। तो ये सारी चीजें बदत्वादी मौजूद थी। जब जिस्म के अंदर जिस्म के अंदर बीमारी मौजूद हो और जिस्म ताकतवर हो तो वो जिस्म बीमारी को दबाए रखता है, लेकिन जब जिस्म कमजोर पड़ता है तो वो बीमारी उबल कर बाहर आ जाती है और उसके असरात जो है वो सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब बदकिस्मती से वो आसार में हम तो बहुत अक्सर कहते रहे हैं या लोग कहते रहे हैं, जो इस मुल्क का से हमदर्दी रखने वाले थे, जो इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाले थे, जो उस मुल्क का जिनका खून पसीना उस मुल्क की तामीर में शामिल था, वो बातें करते रहे, लेकिन उस वक्त किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिलाया। दूसरी बात अभी आपने कहा जी इनको खतरात हैं, आपको याद होगा कि जब बेनजीर की हुकूमत थी, की हुकूमत थी, ये 2010-11-12 की बात है, बेनजीर की एसोसिएशन के बाद। तो आपको एसोसिएशन के बाद आपको याद होगा उस टाइम कहा जाता तालिबान जो है मारगला की पहाड़ियों पीछे तक पहुंच चुके हैं और वहां भी एक खौफ था, परेशानी थी इनकी। अभी रिसेंटली, मैं को अपने निजोम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मीडिया की बातें हैं,
अभी रिसेंटली ये खबर आई थी कि जी ये जो कहते हैं फितनत और खवारिज कहते हैं उनको, आपको पता है सब किस मसलक के हैं, किस सोच के हैं, किस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, किस दरसों के पढ़े हुए हैं, इनके पीछे कौन है। जो आपने फजल रहमान साहब की बात की है वो बात उसी के साथ मिला के देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। मौलवी अजीज की जो बेचैनी है वो उसी के साथ मिला के देखेंगे, समझ आ जाएगी। ये रिसेंटली कोई 2 महीने 2.5 महीने पुरानी बात है कि इन्होंने कहा जी कि जो फितनत और खवारिज कहते हैं, यूनिवर्सिटी वालों को कहा था कि उसका जो हमें आप फितनत और खवारिज करार दिया हुआ आपने, और आप प्राइवेट और अपने निजी महलों में हमें कह के करते हैं, इसका आपको कंसिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ेंगे। तो कहा जाता है ये कि शहबाज शरीफ ने और इन्होंने अपने घरों में कहा था कि जी हम जो अपने इनके करीबी लोग थे कि हम इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन वो चूंकि मजबूरी बैठे होते हैं, वो मजालस में बैठे हुए हैं, वो जो मीटिंग करते हैं तो वो अल्फाज कहने पड़ते हैं। तो ये तो खौफ, इनमें खौफ है। आज सुबह को बात कर रहा था कि अब ख्वाजा आसफ की जुबान में रखना शुरू हो गई है, और ख्वाजा आसफ को क्योंकि जो बात मैंने की, ख्वाजा आसफ बहुत बात कर चुका है इस पे कि अफगान का जहाज जो था वो जहाज था क्या, ठीक है कि नहीं। उस पर मौलाना शिरानी कह चुका है कि अब तक किराए के कातिल थे। अगर सऊदी शहजादे बंदरबाज की किताब पढ़ लें तो वो कहना किराए के टट्टू भर्ती किए थे। तो जब ये सारी चीजें आप करते रहेंगे तो उसके बाद 50 साल के बाद जब अब मामला आए तो आपके सारे मामला जुड़ने शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद कौमों में मुश्किल वक्त आते हैं, कौमें ज़रा ताब आती हैं, कौमों में बदअमनी भी होती है, कौमों के अंदर इंतशार भी पैदा होते हैं। लेकिन उस इंतशार का तरीकाकार ये है कि यकजहती से होता है, तमाम को इकट्ठा करके साथ लेके छोटे मोटे जो है वो गलतियां माफ करके साथ लेके उनको चलाया जाता है। इस तरह नहीं होता है कि आपके अंदर जो एक पूरा अमन कम्युनिटी आप उसके घरों पे उसकी मसाजिद में हमले कर रहे हैं, पंजाब के अंदर आपका आपने आग लगाई हुई है, आप तमाम इदारे खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हुए हैं? हमें हमारी सोच से समझ से बाहर है। उसके बाद जो सरहदों पे हो रहा है वो आपके सामने है, जो शहरों थानों छावनियों में हो रहा है वो आपके सामने है। और अब तक जो 8 से 10 मौलवी मारे जा रहे हैं और मसाजिद में, और जो जो हमारे मजहबी तबका है जिसका आपने जिक्र किया मौलाना फजल रहमान, कि वो उनका अकेले नहीं है, यकीनन उनका स्कूल ऑफ थॉट है और उनको परेशानी पड़ी हुई है। और ये धमकी जिस तरह के लोग मारे गए हैं, जिस तरह के मामला हुए हैं, उसमें यकीनन उनको पता है कि उनके जो धमकी दी हुई है वो इस काबिलियत भी है उनमें, उनमें इतनी अहलियत भी है और अपनी धमकी में अमल करने की पोजीशन में भी हैं। हम तो दुआ कर सकते हैं, हम तो अच्छा सर, कैसे निजाम से तल्लक। जी 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 शुक्रिया, दुआ तो कर सकते हैं। अवाम अपने आप को कितना महफूज समझ रही है, वजीरों को के अंदर तो खलबली मची हुई है कि कोई हमें ना ले दे जाए। तो अवाम महफूज समझते हैं कि वहाँ पे ईद आ रही है, वहाँ शॉपिंग करने जाएं तो खैरियत से घर वापस आ जाएंगे। बाला साहब, काश आप किसी को बात करते हैं, किसी अवाम की बात कर रहे हैं। ये अवाम नहीं है, ये एक जत्था है कि तुम कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ, तुम कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ, तुम कदम बढ़ाओ। मैं पहले बात की है कि इनको एक गिरदार पढ़ने की दे दी जाती है, वो वही पढ़ना शुरू कर देते हैं। काश ये अवाम इतनी बाशोर होती, काश ये अवाम सवाल उठाती, काश ये अवाम जो है अपने गली मोहल्ले में देखती कहाँ क्या जुल्म हो रहा है। ये अवाम देखे, हदीस मुबारक है कि जब नीचे वाले बिगड़ेगी, आम अवाम बिगड़ेगी, तो फिर बदतरीन कुरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। गुजरी वालों की किस मुल्क में आज जो बदतरीन कुरान कर रहे हैं, ये हमारे सुनने वाले फैसला कर देंगे। मुमकिन है किसी अफ्रीका में हो, किसी और मुल्क में हो, हमें नहीं मालूम है, लेकिन बारह जिस मुल्क में भी हैं उनको मालूम है और उस अवाम को मालूम होगा। सर आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है, अभी आपने मजहबी नफरत के बारे में काफ़ी कुछ बताया, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। काफ़ी दिन से आप भी देख रहे हैं कि पंजाब में भी, कराची में भी ऐसे मामलात हुए हैं और उस पर सोशल मीडिया पे आके ख़तरनाक बयानात दिए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो खामोश इसलिए तो नहीं कि उनको अपनी जान का खतरा है, वो खुद डरते हैं ऐसे लोगों से। देखें, ये बात हो सकती है क्योंकि ये जिस मकतबा फिक्र की बात कर रहे हैं कि जो क्लासी को उठा के धमकियां दे रहे हैं और कहते हैं जी हम 40 वारिस मारेंगे और उसके बाद वो मिटा देंगे, नाम मिटा देंगे। खैर नाम तो खुदा मिटाने वाला, किसने क्या मिटाना है। लेकिन बात ये है कि अब मेरे ख्याल में, मैं अगर दूसरी अगर उसी की बात करें तो मैं बदकिस्मती से लफ्ज कहूंगा कि कौम बिल्कुल खुदा के समय खड़ी होगी। जो काम खुदा के करने वाले थे वो कौम वो लोग करने लगे हैं, और जो बाकी लोग हैं मसलियतन खामोश हैं। अगर मसलियतन नहीं खामोश है तो वो खुश है किसी पे। लेकिन जब मैंने कहा कि जब किसी को पे बुराई आती है तो क्या होता क्या है, बहुत मुश्किल वक्त आता है तो कौमें खड़ी होती हैं, कौमें अपना एहसास करती हैं, कौमें अपने अंदर से जो वो जो दफर होती है उसको खत्म करके दूसरे भाई को साथ लेके चलती है। लेकिन ये कौन देखा है आज तकसीम की तरफ हो गई है। यही जब पेशावर में मामला हुआ था, ये जो मामला हुआ है जो रेल वाला कोयटा वाला, ये दुनिया की तारीख का दूसरा को बड़ा वाकया है।
और देखे इसकी गूंज देखे पूरी दुनिया के अंदर पहुंची है। जो जिन्होंने दहशतगर्दी करनी थी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पैगाम भेजा है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि कौम के अंदर अब तफरी देख लिया, अपोजिशन कहाँ बैठी है, हुकूमत कहाँ बैठी हुई है, और हुकूमत जो बैठी हुई है वो बदकिस्मती से वो जोड़ने के लिए बैठी हुई है। वो उनके सोशल मीडिया की किसी के बयान उठा के बैठी हुई है, और अगर वो कल फौज के आज इनको खिलाफ कह रहे हैं, कल उन्हीं ने वही वाली हुकूमत है कि जिन्होंने परवेशरों के जहाजे उतरने दिया था। तो सारे उस इस अमाम में सारे नंगे हैं। हम तो दुआ कर सकते हैं उस कौम के लिए कि खुदा उस कौम का अक्ल छोड़ दे और खुदा उस मुश्किल से निकाले, लेकिन मुश्किल से निकलने का तरीकाकार ये नहीं है। मुश्किल से तरीकाकार निकलने के या तो अगर बेंगे मुसलमान खुदा के सजदा रेज़ से है, तो दूसरी बात ये है कि बामी इत्तेफाक से है, मोहब्बत से है, भाईचारे से है, और इदारों के हाथ मजबूत करने से, ना कि इदारों के हाथ काटने से। और इदारों को भी देखना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं, जो उनकी नाक के नीचे हो रहा है, वो हो क्या रहा है। अच्छा, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, काफ़ी वक्त हो गया। दुआ कर रहे हैं, हम तो दुआ कर रहे हैं, आप बार बार ये लफ्ज़ दोहरा रहे हैं, ये कौम जो है इस पर दुआ फिर असर क्यों नहीं कर रही, मुख्तसर ज़रा बताइए। इसका जवाब आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। जब जब बगावत पे आ जाए और जब इंतशार पे आ जाए और जब खुदा के घरों पे हमले आवर हो जाए, तो फिर दवाओं से मौलाद खुदा खुद कहता कुरान पाक में कि वो जालिमों को हदायत ही दिया करता है। जब एक जालिम हद से बढ़ जाए, अब दो देखें, जालिम एक जालिम वो होता है जो जुल्म करता है, और जो दूसरा बैठा हुआ देख रहा खामोश रहा, कहा जाता है कि उससे बड़ा जालिम होता है ये। तो फिर देख ले कि जो खामोश है, अब उनको मैंने शुरू में कहा है कि वो इदारे, वो तंजीमें, वो एनजीओ जो जिनको बोलना चाहिए थे वो नहीं बोल रही हैं। खामोशी है, मसलियत है, लेकिन इस खामोशी के बारे में कहा यही जाएगा कि जो कर रहे हैं, जो खामोश है, बराबर के हैं, या शायद ये हमसे बढ़कर है। बहुत शुक्रिया सर। ना जी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, एक घर पे माशाल्लाह लिखा हुआ था, इस तरह के अल्फाज लिखे हुए थे, और वो जनाब स्प्रे मार के शायद पुलिस वाला जो है वो मिटा रहा था। मेरे पास वो तस्वीरें वगैरह होंगी, और जब पता किया तो पता चला जनाब ये एक अहमदी का घर है। अब माशाल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर स्प्रे मारा जा रहा है, किसी जगह पे कलमा लिखा हुआ है, उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे सवालात तो कई हैं। अब जो बंदा कलमा मिटा रहा है, या तो उसको कलमा पढ़ना नहीं आ रहा, या जो लोग कह रहे हैं कि ये कलमा मिटा दिया जाए, ये माशाल्लाह जो लिखा हुआ है वो मिटा दिया जाए, तो शायद उसको भी नहीं पढ़ना आ रहा। वैसे सादा सा सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।